हेलो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 जो कि हमने लास्ट लेक्चर नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने आखिरी लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ लिया था लघु बीजाणु का परागण में परिवर्तन और परागकण में सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से लिक्विड में रखा जाता है, और परागकण के जीवन क्षमता के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। परागकण के फायदे के बारे में बात किया था और परागकण के नुकसान के बारे में भी हमने बात की थी कि परागकण के नुकसान क्या है, एकांडपी किसे कहते हैं, एकांडपी की परिभाषा देख लेती, एकांडपी की डायग्राम देख लेता है, बहुअंडपी देख लेता है, युक्तांडपी बहुअंडपी में युक्तांडपी और युक्तांडपी 2 प्रकार के होते हैं, वो भी हमने अच्छी तरह से देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक, उसके बाद भी हमने कुछ बारे में डिस्कस किया था कि अंडा से सबसे पहले फल बनाता है, बीजांड बीज का निर्माण करेगा तथा सबसे बड़ी वर्तिका किसकी होती थी, मक्खी की। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप नीट लेवल जैसे एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये बात याद रखनी सबसे अनिवार्य है। आज का हमारा टॉपिक है स्त्री कैंसर। ठीक है, आपको बराबर दिख रहा है दोस्तों। स्त्री कैंसर, जिसे हम अंडप भी बोलते हैं, अंडप या गुरु बीजाणु पर्न। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्त्री कैंसर कितने भागों से बना हुआ। मैंने आपको बार बार मैं ये बताता आ रहा हूँ कि स्त्री कैंसर 3 भागों से बनता है। सबसे पहला जो होता है वो है वर्तिकाग्र। ये हो गई हमारी वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर क्या होता है, वर्तिकाग्र पर बाहर से कोई परागकण आता है। मैं आपको भी बता दूं वर्तिकाग्र पर क्या होता है। वर्तिकाग्र पर जैसे कोई दूसरे पुष्प का परागकोश के परागकण कहाँ से बनता है, परागकण का निर्माण किससे होता है, आपको पता ही नहीं है। तो परागकण का निर्माण होता है लघु बीजाणु से। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ना कि परागकण का निर्माण किससे होता है, लघु बीजाणु से। और अभी अगर परागकण कोई और पुष्प से इसके ऊपर आया और ये सबसे पहला परागकण आता है ना, तो उसका पहचान कौन करती है, वर्तिकाग्र के परागकण उसी पादप का है या किसी और पादप का है। इसका आगे हम इसका आगे डायग्राम की बात करते हैं। ये हो गया परागकण। इसके बाद इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम अंडाशय कहते हैं, अंडाशय। और जो ये लंबी सी बीज की होती है, इसके ऊपर वर्तिकाग्र रहती है, उससे कहते हैं हम वर्तिका। क्या, वर्तिका। अब हम इसके बारे में आज पूर्ण रूप से बात करेंगे कि अंदर बीजांड होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। बीजांड के बारे में बात करें, इसके लिए मैं एक और वापस डायग्राम बना लेता हूँ। सबसे पहले हमने ये बना दी वर्तिकाग्र। ये हो गई हमारी वर्तिकाग्र। थोड़ा अंडाशय की संरचना में बड़ी बना लेता हूँ ताकि मैं जो भी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ आपको सावधानी पूर्वक और अच्छे आपको दिखे। ये हो गया हमारा अंडाशय। सबसे पहले हम इसके नामों की बात करते हैं। मैंने इसका क्या नाम बताया आपको, वर्तिकाग्र। इसका क्या नाम बताया, वर्तिका। इसका क्या नाम बताया, अंडाशय। 3 नाम चाहिए, 3 नाम का प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसके आगे का चित्र बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ होता है। ये इस प्रकार से हो गया। हम इसका पूरा डायग्राम बना देता हूँ। इसके बाद आपको बताते हो इसे क्या कहते हैं। ये इससे हमने जोड़ दिया, ये इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम बीजांड। क्या कहते हैं, बीजांड। और ये जो छिद्र है इसे कहते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। और ये जो बीजांड होता है, बीजांड किसका निर्माण करता है, मैंने आपको बताया था। बीजांड हमेशा बीज का निर्माण करता है। किसी भी पादप में कोई फल लिया आपने, उस फल में बीज कितने भी हो सकते हैं, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, बीजांड पर। कि अगर उसमें 2 बीजांड है तो उसमें 2 बीज के निर्माण होगा। तो इसका आगे हम ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, जो मैंने लाल पेन से बनाया है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपरा। क्या, अपरा। ठीक है। अब इसके बाद हम बीजांड काय, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है इस प्रकार से, इसे क्या कहते हैं, बीजांड
काय। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो ये दो मैंने यहाँ पर बनाए हैं इसका भी तो कुछ नाम होगा। इसे हम कहते हैं, इन दोनों को अध्यावरण, इसे हम कहते हैं अध्यावरण। और जो ये जो जनन छिद्र होता है ना, उसके विपरीत भाग को, जो जनन छिद्र के विपरीत भाग को कहते हैं हम निभाग। इसको क्या कहेंगे हम? निभाग। इसको हम कहते हैं निभाग। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि जो ये अपरा के ऊपर ये जो जुड़ता है इसे क्या कहते हैं? ये जो यहाँ पर जोड़ने का कार्य करते हैं ना, इसे हम कहते हैं नाभिका। नाभिका। ठीक है दोस्तों, अब वो साफ दिखाई दे रहा है? ठीक है। इसके बाद जो हमने सभी नाम बता दिया, अंडाशय क्या, अंडाशय कार्य बता था सबसे पहले। अंडाशय कार्य क्या था? फल का निर्माण करना, फल का निर्माण करना। ठीक है। अब हमने किसकी बात की? स्त्री केसर की। स्त्री केसर के अंदर ये क्या है? बीजांड। बीजांड किसका निर्माण करता है? बीज का। और जो अंडाशय होता है उसको किसका निर्माण करता है? फल का। बीज। और ये बाद में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर एक द्विगुणित केंद्रक भी होता है। अब हम इसकी संरचना की बात कर लेते हैं कि ये अंदर से किस प्रकार से होता है। मैं एक बार इसको बाल बना दूं, उसके बाद आपको चित्र आसानी से समझ में आ जाएगा। ये तो हो गई हमारी अपरा वाला हिस्सा, जो कि किससे जुड़ा होता है? अपरा किससे जुड़ी होती है? अपरा हमेशा अंडा से जुड़ी होती है। ठीक है। चित्र सही नहीं बना, वापस बना देते एक बार। अब आपको चित्र थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर एक और आवरण होता है। इन आवरणों क्या कहते हैं हम? अध्यावरण। अध्यावरण। ये कैसा होता है? द्विगुणित। ये होता है द्विगुणित। यहाँ पर क्या होती है? अपरा। अब हम बात करते हैं कि ये क्या है? ये एक द्विगुणित कोशिका है। द्विगुणित कोशिका। इसके अंदर क्या होता है? मैं आपको बताया, बीजांड काय। क्या होता है? बीजांड काय। ये बीजांड काय से पोषण लेकर अपने आप को बड़ी कर लेती है। द्विगुणित कोशिका अपने आप को बड़ी कर लेती है। पोषण कहाँ से लेती है? बीजांड काय से। ठीक है। पोषण लेकर बड़ी हो जाती है और इसमें एक विभाजन होता है, गुरु बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, गुरु बीजाणु, इसके अंदर किसके अंदर? द्विगुणित के अंतर्गत गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ना, इसके अंदर एक विभाजन होता है। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अगर आपको पता है तो अर्धसूत्री विभाजन से द्विगुणित कैसा बन जाएगा? यह चार गुरु बीजाणु का निर्माण करेगा। कितने गुरु बीजाणु का? 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करेगा। ठीक है। यह 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करेगा। ठीक है। इसके बाद हम 4 गुरु बीजाणु, एक गुरु बीजाणु से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा। हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख देते हैं कि एक गुरु बीजाणु से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। ठीक है। जो 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा ना, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, उनमें से आपको दिखने थोड़ा सीधा कर लेते। ठीक है। उनमें से 3 नष्ट हो जाएगी। 3 क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तीन नष्ट हो जाएगी। और एक और अगला पॉइंट अपना कि एक गुरु बीजाणु रह जाएगा, जिसे क्या करेंगे? जो 3 गुरु बीजाणु क्या हो गई? नष्ट हो गई। ठीक है। 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो गई।
जो एक गुरु बीजाणु बचा ना, उस एक गुरु बीजाणु को हम कहते हैं क्रियाधार बीजाणु, क्रियाधार गुरु बीजाणु। और जो नष्ट होती है ये कहीं बाहर भी तो निकलेगी, ये बाहर निकलती है किससे? ये क्या है? बीजांड द्वार। ये जब नष्ट होने के बाद बाहर निकलती है वो बीजांड द्वार की सहायता से बाहर निकल चली जाती है, ठीक है। और जो 3 बची उससे भी तो कुछ नाम होगा, ठीक है। अब हम अपना टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। और जो गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया होती है ना, जैसे हम गुरु बीजाणु 3 थी, 3 से 1 बनी, तो उसको हमने क्या कहा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? क्या विभाजन किस प्रकार से करती है? सबसे पहला हमारे पास एक अगुणित केंद्रक है। इसमें पहले विभाजन हुआ, कौन पहला विभाजन हुआ? उससे एक केंद्रक के 2 केंद्रक बन गए। कितने केंद्रक बन गए? 2। ये दोनों कैसे? अगुणित और अगुणित। अगला विभाजन जो हुआ, ये जो इसका विभाजन होने पर कौन सा विभाजन हो रहा है इसमें? अर्धसूत्री या समसूत्री। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? समसूत्री, क्योंकि अर्धसूत्री में इसके आधे हो जाएंगे और अगुणित के आधे होना पॉसिबल नहीं है। ये अगुणित, ये अगुणित। अब इसमें एक और विभाजन होगा। कितना हो गया? 1 से 2, 2 से 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक आपको क्लियर है? अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि आगे क्या होगा। हमारे पास अभी एक क्रियाधार गुरु बीजाणु से केंद्रक का विभाजन हुआ था। इसमें क्या हुआ? केंद्रक का विभाजन हो गया। इस विभाजन को मुक्त केंद्र के विभाजन कहते हैं। हमारे ये जो विभाजन हुआ ना, इस विभाजन क्या कहते हैं? मुक्त केंद्रकीय विभाजन। अगर आपसे ये विभाजन का चित्र बनाकर पूछ लिया जाए कि कौन सा विभाजन है, तो क्या कहेंगे? मुक्त केंद्रकीय विभाजन, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक विभाजन होने के बाद कुछ तो बनेगा, तो अब उसका आखिरी चित्र बनाया जाए, कैसा बनेगा? यहाँ पर ऊपर रह जाएंगे 3 कोशिका, एक एन और ये एक एन। इनों को क्या कहेंगे? ये 3 कोशिका है ना, इनों को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी, ठीक है। और इसके बाद बीच इसके अंदर एक कोशिका बन जाएगी, केंद्रक कोशिका, ये इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर भी 3 कोशिका आ जाएगी। अब आप पूछोगे सर 3 कोशिका तो आ गई, अब इसमें एक और कोशिका थी वो किधर चली गई? 2 कोशिका बाकी रह गई, एक ऊपर से गायब हो गई, एक नीचे से गायब हो गई। 1 2 3, 1 2 3 6 हो गई। और आपने तो बताया कि उधर 8 कोशिका थी, 2 कोशिका किधर गई? 2 कोशिका यहाँ पर आ गई। और इन्हें क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। मैं आपको एक एक के नाम बता देता हूँ। इन्हें हम कहेंगे ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है। और जो ये सामने बनी है ये अगुणित होती है। इसके ऊपर एक झालर टाइप होती है जिसे फ्लिपफॉर्म समूह संपुट कहते हैं। ये ऐसे, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लिपफॉर्म संपुट, फ्लिपफॉर्म संपुट, ठीक है। अब फ्लिपफॉर्म संपुट की बात करते हैं। और जो साइड में जो कोशिका होती है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सहाय कोशिका, सहाय कोशिका, ठीक है। और जो बड़ी वाली कोशिका होती है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अंड कोशिका। कौन सी? इन्हें को कहेंगे अंड कोशिका। अंड कोशिका हो गया। ये क्या है? कोशिका भित्ति। ये जो बाहर की हो गई ना, इसे हम कह देते हैं, इधर लिख देता हूँ आपके लिए, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति हो गई। अब जो ये
इसके अंदर जो बना है ना, इसे हम क्या कहेंगे? केंद्रिक कोशिका। क्या कहेंगे? केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका, ठीक है। ये गुरु बीजाणु में विभाजन है, जो मुक्त केंद्र के विभाजन बना था लास्ट में, आखिरी में, ये इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब हम जो कोशिका द्रव्य विभाजन, अब हमने सहायक कोशिका की बात कर ली, अंड कोशिका कह दी। अंड कोशिकाओं का एक नाम है मादा युग्मक। थोड़ा सीधा कर दो तो ठीक है, मादा युग्मक, ठीक है। हमारा ये टॉपिक क्लियर। फिलिफॉर्म संपुट के बारे में आप जान चुके हो। प्रतिमुखी के बारे में हमने बता लिया, ध्रुव को उसके बाद बता दिया, और भ्रूण, और इसके बाद जो इसकी संरचना की बात कर ली, ठीक है। ये दो सहायक कोशिका का कार्य क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। एक भ्रूण कोश होता है ना, उसमें 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उससे पहले हम एक और बात जान लेते हैं। तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सबसे पहले किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य के विभाजन के बाद में किसका विभाजन होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। सबसे पहले कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, फिर किसका निर्माण हुआ? कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति का निर्माण। कोशिका भित्ति के निर्माण के बाद एक और आगे क्या होगा? कोशिका भित्ति निर्माण के बाद कोशिका का निर्माण। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? कोशिका द्रव्य का विभाजन, उसके बाद कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ, उसके बाद कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें आपको बताऊंगा। एक भ्रूण कोश होता है ना, इम्पोर्टेंट, पहले आप इसे नोट पॉइंट लगाकर भी लिख सकते हो। जब एक भ्रूण कोश में 7 कोशिका व 8 केंद्रक हो ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगोनम भ्रूण कोश कहते हैं। लिख दे तुम यहाँ पर, जब एक भ्रूण कोश, रुको ऐसा करता हूँ मैं इधर, पॉलीगोनम भ्रूण कोश, पॉलीगोनम भ्रूण कोश किसे कहते हैं? इसके मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। जिसके अंदर 7 कोशिका, 7 तो क्या होती है? कोशिका, व 8 होते हैं केंद्रक, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगोनम भ्रूण कोश। पॉलीगोनम भ्रूण कोश किसे कहते हैं? आगे से याद रखना। इसमें 7 कोशिका 8 केंद्रक। आप उल्टा मत कर लेना, ऐसा नहीं कि 8 केंद्रक और 7 कोशिका, नहीं, 7 कोशिका व 8 केंद्रक, 7 कोशिका 8 केंद्रक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परागण के प्रकार। अगला अपना टॉपिक है परागण के प्रकार। अब हम टॉपिक की बात करते हैं परागण के हमारा टॉपिक है परागण के प्रकार। परागण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। परागण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। अब आप पूछोगे परागण होता क्या है? जब कोई वर्तिकाग्र होती है ना, ये वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर जब कोई परागकण कहीं और से आता है, मैं यहाँ पर लिखी तो वर्तिकाग्र पर परागकण आता है तो उसे क्या कहेंगे? परागकण कहेंगे, परागण कहेंगे। मैंने कितने प्रकार के बताए? मुख्यतः 3 प्रकार के, जिसमें पहला प्रकार का होता है स्वपरागण, स्वपरागण। इसके बाद होता है सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। ठीक है, स्वपरागण, सजात पुष्पी परागण। और तीसरा होता है पर परागण। स्वपरागण, अगर किसी परागण उसी वर्तिकाग्र पर गिर जाए, अगर कोई परागण है तो उसी वर्तिकाग्र पर गिर जाए, जैसे कोई पुष्प है, उसके परागकोश होते हैं, ये परागकोश है, ये वर्तिकाग्र निकली हुई है, समझो इधर वर्तिकाग्र है और नीचे पूरा बना हुआ है,
ठीक है, उसका परागकोश इसके ऊपर ही गिर जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण। सजात पुष्पी परागण, अगर किसी परागकण के उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। अगर इसका परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के दूसरी वर्तिकाग्र पर, उसके ऊपर एक और नहीं 2-3 वर्तिकाग्र हो सकती है, तो अगर दूसरी वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, सजात पुष्पी परागण। और पर परागण, अगर उसी जाति के जब परागकण उसी समान जाति वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए, जैसे किसी और पुष्प से किसी और माध्यम से, हवा, जल, वायु या पक्षी, कीट के माध्यम से दूसरी वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण चला जाए, किससे, परागकोश से, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पर परागण। इसके बारे में हम पूरी डिटेल की वीडियो कल लेकर आएंगे। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरा वीडियो देख सकते हो, और लेक्चर 4 में कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।